बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग जो है दो बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। उनमें से सबसे पहला टॉपिक जो है इसका नाम है मॉलिक्यूलर आयंस। लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था कि आयंस क्या होते हैं, उसकी टाइप्स क्या होती हैं, और आज डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूलर आयन किसे कहा जाता है। दूसरे नंबर पे हम लोग दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज द रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है और किसे कहा जाता है, इसको हम लोग यहां पे डिस्कस करेंगे। अंडरस्टैंड कीजिएगा। सबसे पहले हमारे पास मॉलिक्यूलर आयंस। मॉलिक्यूलर आयंस व्हेन a molecule lose or gain one or more electrons, it is called molecular ion। अगर कोई मॉलिक्यूल पहले एटम था, एटम भी लूज कर सकता है और गेन कर सकता है। अब कोई मॉलिक्यूल लूज करे या गेन करे इलेक्ट्रॉन को, तो हम उसे क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर आयन बोलते हैं। मॉलिक्यूलर आयन को भी हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। ये हमारे पास नंबर 1 कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयंस, और नंबर 2 जो है एनायनिक मॉलिक्यूलर आयंस। अब जो कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन है इसमें इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, जबकि जो हमारे पास एनायनिक है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स एड्स होंगे। अब आ जाए जो हमारे पास आमतौर पे एनायनिक मॉलिक्यूलर आयंस होते हैं वो बहुत कम होते हैं। एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन की तादाद इंतहाई कम होती है, और उसके रीजन क्या है वो भी अभी मैं आपको बताता हूं। जरा इसको अंडरस्टैंड कीजिएगा कि एनायनिक जो हमारे पास मॉलिक्यूलर आयंस हैं वो बनते कैसे हैं। मॉलिक्यूलर आयंस में फर्ज कर ले हमारे पास जो है ये एक मॉलिक्यूल है H2O का। अगर मैं H2O का स्ट्रक्चर लिखना चाहूं तो मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूं। ये हमारे पास ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के लास्ट शेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन के साथ अटैच होती है। अब अगर हम इसका मॉलिक्यूलर आयन बनाना चाहें या इसके अलावा किसी भी और मॉलिक्यूल को मॉलिक्यूलर आयन में कन्वर्ट करना चाहें तो हमें क्या करना पड़ता है? हम 3 काम कर सकते हैं मॉलिक्यूल आयन को बनाने के लिए। देखिए कौन से कर सकते हैं जी, कैसे फॉर्मेशन कर सकते हैं। फॉर्मेशन मॉलिक्यूलर आयन बनाने के लिए हम कैसे फॉर्मेशन कर सकते हैं? नंबर 1, बाय बम्बार्टमेंट ऑफ हम जो है 3 चीजों की बम्बार्टमेंट कर सकते हैं, तो इसको हम नंबर 1 दे सकते हैं। नंबर 1 बाय अल्फा रेज, नंबर 2 बाय गैमा रेज, एक्स रेज, और नंबर 3 बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यानी अगर हमने किसी मॉलिक्यूल को कन्वर्ट करना है मॉलिक्यूलर आयन के अंदर,
तो मॉलिक्यूलर आयन में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है? हमारे पास फर्ज कर लें यहां पे कोई एक फिलामेंट लगा हुआ है। ये फिलामेंट जो है इसमें से इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स इसमें से निकल सकते हैं। अब इलेक्ट्रॉन जो है वो इसमें से रिलीज हो सकते हैं। फर्ज करें ये इलेक्ट्रॉन्स इसमें से रिलीज होते हैं। तो मॉलिक्यूलर आयन जो होता है इसमें इलेक्ट्रॉन्स की, एक्सरेज की या अल्फा रेज की बम्बार्टमेंट करवाई जाती है मॉलिक्यूल के ऊपर। जब बम्बार्टमेंट करवाई जाती है तो इसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन जो मौजूद होते हैं ना, जैसे ऑक्सीजन के पास ये 4 इलेक्ट्रॉन थे, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन थे, तो इनमें से कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन यहां से रिलीज हो जाता है। जब इनमें से कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है तो उसके नतीजे में इसके ऊपर कोई भी चार्ज आ सकता है। वो +1 हो सकता है, वो 2 हो सकता है, वो +3 हो सकता है, वो +4 भी हो सकता है। डिपेंड करता है इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि जो एनायनिक मॉलिक्यूलर आयंस होते हैं वो कम होते हैं, और वो कम क्यों होते हैं? क्योंकि जब बम्बार्टमेंट करवाई जाती है तो ये इम्कान बहुत कम होता है कि इलेक्ट्रॉन ऐड होगा। अब इलेक्ट्रॉन अगर ऐड होगा तब ही जाके वो क्या बनेगा? एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन। अगर ऐड नहीं होगा तो अमूमन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है। जब इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा तो फिर उससे क्या बनेगा? कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन बनेगा। तो कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन जो है उसको बनाने के 3 तरीके हैं। हम बम्बार्टमेंट करवा सकते हैं अल्फा रेज की, एक्स रेज की, या बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की धार जो है वो इसके ऊपर अप्लाई करें तो इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर जो है वो पड़ेंगे तो ये पहले वाले इलेक्ट्रॉन्स को निकाल देंगे। और ये बिल्कुल ऐसे निकालते हैं जैसे आप स्नोकर ये बिलियर्ड खेलें तो वहां पे बॉल्स पड़े होते हैं, एक बॉल दूसरे बॉल को टच करता है तो वो पहले वाला अपनी जगह चेंज कर लेता है, वहां से निकल जाता है। तो जब यहां पे इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर अप्लाई होंगे तो पहले वाला इलेक्ट्रॉन यहां से अपनी जगह चेंज कर लेता है, यहां से निकल जाता है। तो ये इस तरह से मॉलिक्यूलर आयन बनता है और अमूमन ज्यादा तादाद में कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयंस बनते हैं। इसका फायदा क्या होता है जी? इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस आमतौर पे हम मॉलिक्यूलर आयंस इसलिए बनाते हैं कि वहां हम उस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर देख सकें। सो इसका सबसे मेजर, सबसे बड़ा फायदा यही है कि हम स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल को डिस्क्राइब कर सकें या फाइंड कर सकें। सो हम कह सकते हैं इट गिव इंफॉर्मेशन about structure of मॉलिक्यूल। ये मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में हमें बताता है। सो ये हमारे पास मॉलिक्यूलर आयन था। इसके बाद हम अपने दूसरे टॉपिक की तरफ जो है वो मूव करते हैं। दूसरे टॉपिक का नाम है रिलेटिव एटॉमिक मैसेज। अब रिलेटिव एटॉमिक मैसेज को आपने अंडरस्टैंड करना है। ये मुझे उम्मीद है कि ये वो टॉपिक है जिसको समझते हुए आप लोगों ने एक अरसा गुजारा होगा और आपको समझ नहीं आई होगी। अब इसको गौर से और अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिएगा। देखिए जी, हमारे पास रिलेटिव एटॉमिक मैस जो है इसको हम डिस्कस करने से पहले चंद चीजें ड्राइव करेंगे। मैस क्या होता है? क्वांटिटी ऑफ मैटर। मैस इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर। अब एटॉमिक है तो ये इसका मतलब ऑफ एटम, ये मैस होगा एटम का। तो हम सिर्फ इतनी बात पे भी इत्तेफाक कर सकते थे कि एटॉमिक मैस यानी एटम का मैस। तो हम एटॉमिक मैस को नहीं करते हैं, यानी एटम का मैस सिर्फ नहीं लेते बल्कि रिलेटिव लेते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मैस। और रिलेटिव के लफ्जी मानी होते हैं के लिहाज से। के लिहाज से। अब इसका क्या मतलब है? रिलेटिव का मतलब आमतौर पर रिश्तेदार भी होता है। रिलेटिव का मतलब वो होता है जिससे सलाम दुआ या ताल्लुक होता है इंसान का। रिलेटिव एटॉमिक मैस
यानी हम किसी भी एटम का मास डायरेक्टली मेजर नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, किसी भी एक एटम का मास फाइंड करके उस एटम से बाकी जितने भी पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स हैं उनके एटम्स के मास को रिलेट करके फाइंड करते हैं। हम इस पूरे अमल को रिलेटिव एटॉमिक मास बोलते हैं। मैं इसी बात को दोबारा से दोहरा रहा हूं, रिवाइज कर रहा हूं, गौर से समझिएगा। हमारे पास जितने भी पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स हैं उनके एटम्स का डायरेक्ट मास नहीं लिया जाता। क्यों नहीं लिया जाता? और इसलिए नहीं लिया जाता क्योंकि हम एटम को ना तो देख सकते हैं, देख भी नहीं सकते, तो हम उसका मास कैसे मेजर कर सकते हैं? अब मास मेजर करने के लिए आमतौर पे किसी बैलेंस की तराजू की जरूरत होती है। तो मास जो है एटम का तो उसे मेजर नहीं किया जा सकता। मेजर करने का एक तरीका यह है कि हम किसी भी तरह से किसी भी एलिमेंट के एटम का मास मेजर कर ले और फिर बाकी जितने भी पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स हैं उनके एटम्स का मास उसके लिहाज से मेजर किया जाए या फाइंड किया जाए या बताया जाए। तो हम इस पूरे तरीके को क्या बोलते हैं? हम इसे बोलते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। अब मेजर रिलेटिव कैसे करते हैं जी? फर्ज कीजिएगा हमारे पास कोई एक तराजू है, ये यहां पे कोई एक तराजू है हमारे पास, ये हमारे पास जी कोई तराजू है। इस तराजू में हम क्या करते हैं, एक एटम को रख, एक हिस्सा इसका ये है जी, ये इसका दूसरा हिस्सा है। अब जरा गौर कीजिए, तराजू है, इसका दो हिस्से हैं। हम क्या करेंगे, एक एटम को एक हिस्से में, दूसरे एटम को दूसरे हिस्से में रख लेते हैं। अब एक एटम को एक हिस्से में, दूसरे को दूसरे हिस्से में रखें तो हमारे पास फर्ज कर ले यहां पे कार्बन हो, कार्बन 12 जो जिसका मास नंबर है, इसका मास भी जी होता है 12 AMU। अब यहां पे हम क्या करते हैं, एक हिस्से में ये वाला एटम रखते हैं, दूसरे हिस्से में पीरियोडिक टेबल के किसी भी एलिमेंट का कोई भी एटम रख लेते हैं और इसको आपस में रिलेट करते हैं। जैसे तोला जाता है किसी चीज को, तो हम ऐसे ही इसको आपस में रिलेट करते हैं, तोलते हैं। देखिए जरा गौर कीजिएगा, यहां पे फर्ज कर ले हमारे पास एक दूसरा एटम है जिसका नाम मैग्नीशियम है। हम यहां मैग्नीशियम को रखते हैं। मैग्नीशियम इससे भारी एटम, हमें नहीं पता इसका वेट कितना है, इसका मास कितना है। जब मैग्नीशियम को रखते हैं तो इसका पलड़ा दूसरी साइड से नीचे चला जाता है। अब बड़ा आसान सा तरीका हमारे पास ये है कि ये दोनों को हम बराबर करेंगे। जब बराबर करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि जितना मास इसका इस्तेमाल हुआ है उतना इस एटम का मास है। कैसे बराबर करेंगे? अगर इसका पलड़ा नीचे चला जाता है, नीचे झुक जाता है, तो जाहिरी बात है हमें एटम की तादाद को बढ़ानी पड़ेगी। अब हम एटम यहां पे एक रखा हुआ था हम लोगों ने, यहां पे हम कार्बन के दो एटम ले लेते हैं। जब दो लेंगे और यहां पे एक का मास था 12, दोनों का मास आ जाएगा 24 बन जाएगा दोनों का मास। जब हम दो एटम इसमें रखेंगे तो मैग्नीशियम और कार्बन के जो पलड़े होंगे वो बराबर हो जाएंगे, वो एक जैसे हो जाएंगे, एक जगह पे इकट्ठे हो जाएंगे, बिल्कुल एक दूसरे के साथ होंगे, पैरेलल हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि अब इसका और इसका वेट बराबर है। यानी यहां पे हम दो कार्बन रखे थे जिसका मास 24 बनता था और ये भी इसके बराबर आ गया, तो इसका मतलब मैग्नीशियम का मास भी 24 AMU होगा। इस तरीके को हम लोग जो है रिलेटिव एटॉमिक मास बोलते हैं। एक का मास फाइंड किया, उसके लिहाज से बाकी जितने भी पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स हैं उनके मासेस को फाइंड करते जाते हैं, तो हम इसे क्या बोलते हैं? रिलेटिव एटॉमिक मासेस। अब याद रखिएगा, शुरू में साइंटिस्ट ने हाइड्रोजन को एज अ रेफरेंस एलिमेंट लिया था, लेकिन बाद में कार्बन को रेफरेंस एलिमेंट के तौर पर लिया जाता है और कार्बन का भी कार्बन 12 आइसोटोप लिया जाता है। अब अगर हम रिलेटिव एटॉमिक मास को डिफाइन करना चाहें तो हम यूं कर सकते हैं, इट इज mass of an atom
It is mass of an atom of an element as compared to the mass of an atom of carbon 12। कार्बन 12 का जो है एक एटम लेंगे, उसके साथ हम बाकी जितने भी पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स हैं उनको हम कंपेयर करते जाएंगे। और हम अगर यहां पे कह दें इट इज द मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट एज कंपेयर टू द मास ऑफ एटम ऑफ कार्बन 12, वन 12 यहां पे हम लोग जो है जी बेटा, इसको हम इस तरह से कर सकते हैं। इट इज अब अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें कि इसकी डेफिनेशन क्या लिखी जाए, तो हम इसको यूं डिफाइन कर सकते हैं। इसकी अब डेफिनेशन देखते हैं जी। इट इज द मास ऑफ It is the mass of an atom of an element as compared to the 1/12 mass of an atom of carbon 12। यानी कार्बन 12 जो है उसके एक एटम का मास 12 होता है, तो हम उसका 1/12 लेंगे। 1/12 के लिहाज से बाकी पीरियोडिक टेबल के जितने भी एलिमेंट के एटम्स हैं उन सब को हम क्या करते जाएंगे, कंपेयर करते जाएंगे, और फिर उनका मास इससे हम लोग फाइंड आउट करते जाएंगे। तो इससे फाइंड आउट करने से हमारे पास जो है बहुत से एलिमेंट्स का मास हम लोग फाइंड कर सकते हैं। जैसा कि हाइड्रोजन, इसका मास आता है 1.008 AMU। ऑक्सीजन, इसका मास 16.00 AMU। और इसके बाद जो है नाइट्रोजन ले लें, ये 14.00 AMU। ये इनके मैसेज हम लोग फाइंड आउट करते हैं। मुझे उम्मीद है पहले की तरह ये लेक्चर भी आपको पसंद आया होगा। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.